अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट सलमान मलिक एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है और बहुत ही प्यारी हैं। आज हम जो इनसे बात करने जा रहे हैं और आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो माहिर नफ्सियात हैं। और अक्सर जो हम में और सब में जो इंसानों में नफ्सियात का मसला होता है, जो प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, इसके बारे में चंद सवालात इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सलमान, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का करम। आप सुनाएं मैम, कैसी हैं? जी ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि सबसे पहले एक छोटा सा कि माहिर नफ्सियात क्या है और इसे किस तरह से देखा जाता है, इसे क्या कहा जाता है आम रूटीन में। कुछ लोग जो हमारे दोस्त होते हैं जो ये नहीं समझते कि माहिर माहिर नफ्सियात जो हैं वो किसे कहते हैं और माहिर नफ्सियात क्या काम करते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा आगाह कीजिए। जी सलमान, बहुत शुक्रिया। पहले तो आप लोग आए, आपके तवज्जुह से इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का मौका मिला। बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। दूसरा ये कि जो माहिर नफ्सियात होते हैं, हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। हम लोगों ने इंटर ग्रेजुएशन एमएससी या ऑनर्स और उसके बाद हम एडीसीपी करते हैं और फिर उसके बाद एमएस करते हैं और पीएचडी। मतलब आप समझें कि हमने अपनी ज़िंदगी के जो 13-14 साल हैं वो इसी फील्ड में गुजारे होते हैं। हम लोग थेरेपीज़ पे काम करते हैं। ड्रिप मेडिसिन और इंजेक्शंस वगैरह जो हैं वो हम लोग नहीं देते। हम लोग थेरेपीज़ पे काम करते हैं। हिप्नोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निशंस होती हैं हमारी सोचों को चेंज करना। बिहेवियर थेरेपी होती है जैसे बच्चों के बिहेवियर्स वगैरह को चेंज करना। और ये इतना मुश्किल काम है कि कभी कभी इसमें सालों भी लग जाते हैं और कभी कभी वो चंद थेरेपीज़ में, चंद सेशंस में भी ये काम हो जाता है। वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू डिसऑर्डर। और दूसरा ये कि आपने पूछा कि हम किस तरीके से काम करते हैं, तो वो ये थेरेपीज़ का ही काम होता है, ठीक है। और हमें पता कैसे चलता है कि अगले बंदे के अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ये बहुत हमारा एक इशू होता है जो लोगों को नहीं पता चलता। तो उसमें मैं आपको ये कह सकती हूँ कि हमें जैसे आप लोग फ़िज़िकल टेस्ट करवाते हैं, सीबीसी टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं और उसमें हमें पता चलता है कि इस बंदे के अंदर ये शुगर प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये बीपी की प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये इशू है, इसके अंदर ये इशू है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायलिसिस का इशू है, या खुदा ना खास्ता इसको ब्लड कैंसर है, इसको स्किन प्रॉब्लम है। जितने भी हमारे जिस्म के अंदर इश्यूज़ चल रहे होते हैं वो हमारे ब्लड टेस्ट के ज़रिए, हमारी ईसीजी के ज़रिए या डिफरेंट टेस्ट के ज़रिए हमें पता चल जाता है। तो हमें भी इसी तरह साइकोलॉजिकल टेस्ट के ज़रिए पता चलता है कि अगले बंदे के अंदर क्या प्रॉब्लम है। अब लेट्स सपोज जैसे आप मेरे पास आके बैठे हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको मैं ये एक पर्टिकुलर टेस्ट दे रही हूँ, उसको हम HTP कहते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट असेसमेंट कहते हैं। हमारे पास MMPI टूल होता है, हमारे पास मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन होता है। ये कुछ टेस्ट होते हैं, उन्हें आप अपने हाथ से लिखते हैं और उनको आप अपने हाथ से ड्रॉ करते हैं। न्यूरोलॉजिकल टेस्ट भी हम इसी तरह लेते हैं। जब एक इंसान अपने हाथ से पेन यूज़ कर रहा है तो वो आपके दिमाग, आपका जिस्म यूज़ हो रहा है, आपकी मोटर एक्टिविटी यूज़ हो रही है। अगर मैं यूं करके लिख रही हूँ तो मेरे दिमाग से, मेरे हाथ से यूं, मेरे दिमाग को ने हाथ को ये मैसेज दिया कि तुम लिखो। ये चंद सेकंड में अल्लाह ताला की कुदरत है कि ये इतनी जल्दी जल्दी काम कर रहा है कि वो इस तरह लिखते हुए आप हमें जो चीज़ें लिख कर देते हैं, हम उसका एनालिसिस निकालते हैं और उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, पर्टिकुलर टूल्स होते हैं, कुछ फार्मूलाज होते हैं, वो निकाल के हमें पता चल जाता है कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है। अक्सर औक़ात यही होता है कि चीज़ें रख के भूल जाते हैं जो जी। लोग, वो हम में भी होता है, अक्सर कोई चीज़ रखी है भूल जाते हैं। क्या वो कोई दिमागी मरीज़ होते हैं या हमारे नफ्सियात क्या कहता है इसके बारे में? जो लोग चीज़ें रख कर भूल जाते हैं, उसका ये मैं आपको बताऊँगी कि याद रखिएगा कि चीज़ें भूलना ज़हनी मर्ज़ नहीं है। बस सम टाइम ऐसा होता है कि आपके दिमाग में, लेट्स सपोज़ आपने कोई चीज़ रखी और आप उसको भूल गए, लेकिन आप इसलिए भूले क्योंकि जिस वक़्त आप वो चीज़ रख रहे हैं और उसके बाद आपने उसको याद करना शुरू किया कि मैंने वो चीज़ फ़लाँ जगह रखी थी, उस वक़्त आपके ज़हन में उससे ऊपर कोई सोच चल रही है। बिल्कुल इस तरह होता है जैसे 19 और 21 का फ़र्क होता है। 19 पे वो रखी हुई चीज़ आ गई और 21 पे वो सोच आ गई। यानी आपके दिमाग की एक तह के ऊपर दूसरी तह आ जाती है, एक सोच के ऊपर दूसरी सोच आ जाती है, ठीक है। आपने वो चीज़, जी बिल्कुल, हमारे जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये भेजा है, ठीक है, इंसानी भेजा, ब्रेन उसको कहते हैं। आप इसको टच कर सकते हैं, वो भेजा हम पकाते भी हैं, अम्मियाँ जो हैं वो घर में बनाती भी हैं, ठीक है। और उसके बाद एक होता है हमारा ब्रेन, माइंड, आप उसको टच नहीं कर सकते, ये उसके अंदर सोचों की तय आती है, ठीक है। और याद रखिएगा कि जब एक सोच के ऊपर दूसरी सोच आती है तो नीचे वाली जो सोच है ना वो हल्की सी दब जाती है, फिर उसके ऊपर एक और नई सोच आ जाती है, फिर वो इस तरह चेन ऑफ थॉट्स बनता जाता है। तो आपकी चेन में जो आपने चीज़ रखी थी वो थोड़ा नीचे चली गई और वो जो ऊपर की थॉट्स की चेन बनती गई वो ज़रा थोड़ा अहम बात है, ऑफिस की कोई बात है, पैसों की बात है, आपने बिल पे करना था, आपने घर का रेंट देना था, या जैद बकर ABC और भी कोई बात हो सकती है।
अच्छा तो ये तो ये नफ्सियाती बीमारी नहीं है, ये इट्स नॉर्मल, अक्सर हो सकता है। अच्छा मैम, कुछ लोगों में ये अलामत ज़्यादा पाई जाती हैं कि वो ज़्यादा बोलते हैं, चीज़ें रखी हैं ज़्यादा, अक्सर अक्सर बोल जाते हैं, और कुछ लोग जो कम चीज़ें बोलते हैं, जो ज़्यादा बोलते हैं उनको याद रखने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, जो कम भूलते हैं ना वो नॉर्मल है, उसके अगर साथ वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सुबह ऑफिस जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, यानी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो दैट इज़ ओके। लेकिन जो बहुत ज़्यादा भूल रहे हैं ना, उसको अल्जाइमर डिजीज़ कहते हैं। वो आपने देखा होगा, अक्सर बुजुर्ग जो हैं वो 50 60 70 साल की उम्र में अपना घर, अपनी औलाद, हर चीज़ भूल जाते हैं, उससे अल्जाइमर डिजीज़ कहते हैं, और वो वाकई डिजीज़ होती है। उसके बाद हम उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। अगर तो ज़्यादा उम्र के लोगों में ये बहुत ज़्यादा आता है तो फिर वो उसको बीमारी कहते हैं, उसको प्रोफेशनल से कंसल्ट करके उसको चेक करवा लेना चाहिए। यही चीज़ अगर किसी नौजवान में पाई जाए तो? अच्छा, अगर नौजवानों में पाई जाती है तो ये डिप्रेशन की अलामत है, ठीक है। और ज़रूर उनको कोई किसी बात की टेंशन है जिसकी वजह से, और या उनकी नींद पूरी नहीं हुई हुई जिसकी वजह से उन्हें बार बार वो ये चीज़ें भूल रहे हैं। उनको चाहिए कि वो प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें। ये अच्छा ये बताइएगा, कुछ लोग ज़्यादा बोलते हैं और कुछ कम बोलते हैं। कम बोलने वालों में अक्सर कहा जाता है ये पंजाबी में कि ये बड़ा मीसना बंदा है, ये कम बोलता है। तो क्या इन दोनों में कोई दिमागी मर्ज में मुब्तला होता है? अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो जो कम बोलते हैं ना, या जिनको लोग अक्सर मीसना समझते हैं, कभी कभी याद रखिएगा कि उनमें ज़ीरक लोग भी होते हैं। बस फ़र्क इतना है कि वो ज़रा और लोगों की निस्बत अपने तरीके से लोगों को जज कर रहे होते हैं। और रही बात मीसने की, तो मीसने की भी अपनी एक साइकी होती है। याद रखिएगा कि जो मीसना होता है ना, वो अंदर से फितना फसाद करने वाला होता है, वो चुगलखोर होता है, वो इसकी बात खामोशी से, और वो कुछ वक्त के लिए होता है, वो ज़्यादा वक्त के लिए खामोश नहीं रहते, ठीक है सलमान। अगर ऐसा आप देखें ना कि कोई इंसान यहाँ पे अभी 2 मिनट के लिए तो वो चुप करके बैठा हुआ था, और उसके रैपिडली 10 मिनट बाद वो वही बात आपको किसी तीसरे से पता लग रही है, तो इसका मतलब है कि वो बंदा, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं मीसना, तो यानी कि वो आपकी बात को सुन के, आपके अंदर की इन्फॉर्मेशन लेके, आपका राज लेके, आपके फाइनेंशियली और कभी कभी आपका आइडिया चोरी करके वो किसी और को बयान कर रहा है, ठीक है। और जो लोग खामोश होते हैं, अच्छा यहाँ पे ये फ़र्क मालूम कर लें कि मीसने और खामोश में फ़र्क है। जो खामोश होंगे, कभी कभी जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जो अब जैसे मैं काफ़ी दुनिया से दूर, आजकल सोशल मीडिया से दूर, छोटा मोबाइल भी, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खामोशी से कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं। तख्लीक की जो कुदरत नेमत है वो किसी किसी को दी होती है, तो वो खामोशी और मीसनेपन में फ़र्क होता है। मीसने हमेशा, मेरा ज़िंदगी का तजर्बा है, आप देख लीजिएगा कि वो फितने होते हैं, वो आपकी चीज़ें लेने आए होते हैं। वो अगर आपसे मिलते हैं तो कुछ वक्त के लिए आपके राज, आप इतने अच्छे क्यों जा रहे हैं, आप इतने फेमस क्यों हो गए, वो लेग पुलिंग के लिए आते हैं, बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्डली, ठीक है। और जो लोग खामोश रहते हैं वो कुछ क्रिएट कर रहे हो सकते हैं। और याद रखिए कि अगर कोई इंसान कुछ ज़्यादा बोल रहा है, कभी कभी ज़्यादा बोलने वाले को लोग अक्सर बेवकूफ़ भी कह देते हैं, तो जो ज़्यादा बोल रहा है वो कभी कभी अपना कोई ना कोई अच्छा राज भी दे देता है, ठीक है। तो ये कि दोनों सूरतों में बैलेंस रखना चाहिए। और फिर बुजुर्ग कहते हैं कि पहले तोलो और फिर बोलो। कभी कभी हमें पता नहीं लग रहा होता हम क्या बोलते हैं, लेकिन वो दिल के बुरे नहीं होते, कभी कभी वो साफ बात कर रहे होते हैं। ज़्यादा बोलने वाले भी कभी बुरे नहीं होते, या ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से कोई चालाक या इस तरह की पर्सनैलिटी हो, बस वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो उनके मन में होता है वो आगे बात कर देते हैं। इसी तरह तो सेम तकरीबन यही चीज़ है कि कुछ लोग संजीदा होते हैं, कुछ लोग खुश अखलाक होते हैं कि हंस के बात करना सबसे, और जैसे ही कोई मिलता है ऐसे फ्रैंकली मिलना उनसे, कि जैसे बड़ी मुद्दतों से ना उससे मुलाकातें जा रही हैं, तो उनमें क्या फ़र्क होता है? अच्छा, कुछ लोगों के अंदर कन्विंसिंग पावर आपने देखा होगा बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग मार्केटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, कुछ लोगों का लैक बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों का रवैया और बात करने का सलूक इतना अच्छा होता है। जैसे अब लेट्स सपोज मैं और आप आज मिले हैं, हमें ऐसा लगा हम काफ़ी अरसे से मिले हैं, बातचीत हो रही है, दरअसल वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी और मेरी सोच एक जैसी होती है, हमारी केमिस्ट्री मिल रही होती है, और वो केमिस्ट्री अल्लाह पाक ने दी हुई होती है। अगर आप वैसा सोच कर आए हैं, आप वैसा आर्टिकल लिख कर आए हैं, आप वैसे क्वेश्चंस लिख कर आए हैं, और मैं सोच रही हूँ कि अच्छा ये तो मैंने सोचा था यार, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, तो इसका मतलब है कि आप और मैं एक जैसा सोच रहे थे। अल्लाह ताला ने हमें सोचने की सलाहियत या सोचने का मेयार, या आप कह लें कि ज़िंदगी को परखने का तरीक़ाकार एक जैसा दिया है। अगर आप दरवेश हैं तो मैं भी दरवेशों में बैठूंगी, अगर मैं ज़्यादा फैशनेबल लोगों में बैठती हूँ तो आप भी फैशनेबल लोगों में बैठेंगे, आपको भी वही लोग पसंद होंगे। तो इसलिए क्यों कहते हैं कि हज़रत अली का कौल है कि अगर आपने किसी इंसान को जानना हो तो या उसके साथ खाना खा लें या सफ़र कर लें, उसकी सोबत में बैठ जाए, जो इंसान जैसा होगा उसके दोस्त यार भी बिल्कुल वैसे ही होंगे, उसकी सोहबत से वो पहचाना जाएगा। अच्छा, जो बंदा जहनी मरीज़ होगा, जो इंसान जहनी मरीज़ है, मरीज़ उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या वो कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पे जैसे पहले वैसे हो सकता है कि उसमें कुछ खामियां रह जाती हैं? अच्छा, ये बिल्कुल इस तरह है सर कि जैसे लेट सपोज़ आपको ब्लड प्रेशर और शुगर है,
तो आप मेडिसिन खाएं, ट्रीटमेंट करवा लें तो आप ठीक रहते हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आप कोई बदपरहेज़ी कर लेंगे तो फिर वो चीज़ वापस रीलैप कर आ जाएगी। कुछ ज़हनी बीमारियां, फोबिया, डिप्रेशन, एंजाइटी तो ऐसी हैं जैसे ऊंचाई से डर लगता है, लिफ्ट में जाने से डर लगता है, बंद कमरे से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, किसी को किसी जानवर से डर लगता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये ऐसे आम चीज़ है जिससे आपने इलाज करवाया और वो ठीक हो गया। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बड़ी बीमारियों में चले जाएँ, बाइपोलर चले जाएँ, शिज़ोफ्रेनिया, यानी कि हमें अल्लाह ताला ने हवा से खमसा दी हुई है, यानी सुनना, देखना, चखना, महसूस करना और टच करना। अगर इन पाँचों में हेलुसिनेशन आ जाए, हेलुसिनेशन वो होती है वो चीज़ जो नज़र आ रही है, आपको नज़र आ रही है लेकिन और किसी को नज़र नहीं आ रही, उसको हेलुसिनेशन कहते हैं। जिस चीज़ का वजूद है, आपकी नज़र में है लेकिन दुनिया की नज़र में नहीं है। और डिल्यूजन उसको कहते हैं जैसे कोई चीज़ है लेकिन वहम हो रहा है। लेट सपोज रस्सी है तो वो सांप लग रहा है अंधेरे में, कपड़ों का गट्ठर है तो वो शेर लगेगा, लाइट बंद हुई हुई है। डिल्यूजन में उस चीज़ का होना ज़रूरी है और हेलुसिनेशन में उसका ना होना ज़रूरी है। तो जो हेलुसिनेशन है उसको पागलपन और खप्त कहते हैं, उसको शिज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर कहते हैं। शिज़ोफ्रेनिया साइकोटिक डिसऑर्डर, कैटाटोनिक डिसऑर्डर्स जो ऑलरेडी असाइलम में लोग होते हैं, लेकिन आप यकीन करें हिप्नोथेरेपी से वो लोग भी ठीक हो जाते हैं। ये बहुत स्वेर होते हैं। और एक आप एडिक्शन ले रहे हैं, जैसे लोग आजकल फलाका, ड्रग्स, आइस वगैरह ले रहे हैं, तो इस तरह होता है कि वो ड्रग्स लेने के बाद आपकी अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में कुछ नॉर्मल केमिकल्स दिए हुए हैं जिससे बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ है। हम बड़े होके पुट्ठी सीधी चीज़ें लेते रहते हैं देसी ज़बान में। आप गुटखा ले रहे हैं, आप आइस ले रहे हैं, नशावर चीज़ें ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं, इवन आप सिगरेट पी रहे हैं, वो केमिकल्स कुदरती केमिकल्स से डिसबैलेंस हो जाते हैं या वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। याद रखिए, डोपामिन एंड सेरोटोनिन जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो या तो ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो वो केमिकल्स जो ज़्यादा होते हैं तो मेडिसिन उनको कम कर देती है ताकि वो बैलेंस में आ जाए। अगर वो कम हो जाते हैं तो मेडिसिन उनको ज़्यादा कर देती है, वो बैलेंस में आ जाए। उन्होंने एक लाइन में, अल्लाह की दी हुई एक लाइन में डॉक्टर्स ने लाना होता है, इसलिए कभी कभी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, जैसा जैसा कि आपने अभी अभी ये कहा कि जैसे कोई सांप नज़र आ जाना है या कोई शेर नज़र आ जाना है, हमने अक्सर ये भी हम देखा है कि अक्सर ये भी ये जी फ़लाँ बंदे ने या फ़लाँ हमारी सिस्टर है या फ़लाँ है उसने तावीज़ करवा दिए हुए हैं। साइंस इसके बारे में क्या कहती है? और अगर आम रूटीन में देखा जो लेडी फीमेल में अक्सरियत ये फीमेल में पाई जाती हैं, इसके बारे में आप क्या कहती हैं? जो काम हम खुद नहीं ना कर सकते वो हम उनके ऊपर डाल देते हैं। अगर आपने बहू को उसका रुतबा दिया, वो घर में आई है, वो अपनी दुनिया छोड़कर आई है, आप उसको शोहर के साथ कुछ वक्त रहने दें। सलमान, ये तो 2 और 2 4 की तरह वाइस वर्सा बड़ा सिंपल सा रिलेशनशिप है। आप अगर शौहर बीवी को इज़्ज़त दे और बीवी शौहर को इज़्ज़त दे, ठीक है, अपने दोनों सलूक निभा रहे हैं, अब वो बेवफाई ना करे, वो भी बेवफाई ना करे। अच्छा, इसके पीछे एक और रीज़न इन जगहों पे जाने का ये भी होता है कि आजकल शौहर जो हैं वो बीवी को घर में रख के बाहर अफेयर्स भी चला रहे हैं, शादियां कर रहे हैं। अव्वल तो निकाह का बस एक नाम ही है, वो नशा भी करते हैं, ड्रग्स भी लेते हैं, औरतें भी रखते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप उस औरत को इतना मजबूर क्यों कर रहे हैं कि वो इतनी मफलूज हो जाए कि हमारे माशरे में तलाक याफ्ता औरत को भी जीने नहीं देते, बेवा को भी जीने नहीं देते। मौलवी कहते तो हैं 4 शादियां होनी चाहिए, लेकिन उन मर्दों के लिए जो सबके साथ इक्वल सलूक करें, या बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। हर कोई मुंह उठा के सिर्फ शादियां नहीं करता। आजकल तो एक के साथ गुजारा करना मुश्किल है। आप पहले एक के साथ वफ़ा तो करें। वफ़ा का मतलब ये नहीं है कि आप रेंट दे दें, बिल दे दें, माँ की सुन लें, बाप की सुन लें, और बीवी को अगर आपका वक्त चाहिए तो आप ना दें। तो प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश मर्दों को भी करनी चाहिए कि जिस वक्त आप ये कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कमाने बाहर गया हूँ, तो ये आप उन पे एहसान नहीं करें। रब ने आपको एक ज़िम्मेदारी दी है, कुरान में ज़िम्मेदारी दी है। फिर आप जब बदले में अपना उनसे शरई हक लेते हैं तो फिर औरत को तो ये भी इजाज़त है कि वो आपको आपका हक ना दे। अल्लाह ताला ने कुरान में ये तो ज़बरदस्ती करने को आप लोगों को भी नहीं बोला ना। जिस आयत में ये है कि औरत को पर्दा करना चाहिए, हम ये नहीं देखते कि उस आयत के पीछे ये भी है कि मर्द को अपनी निगाह नीचे रखनी चाहिए। तो हमने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद, अपने 1.5 इंच का इस्लाम खुद निकाल लिया है। तो जब 1.5 इंच की ईंट और मस्जिद हमने खुद बना ली है, तो वही औरतों का भी हाल है। अगर उसको लगता है मेरे शौहर ने बेवफाई की है, वो उस औरत के चक्कर में है, तो वो जब सबसे हार जाती है तो वो इनके पीछे चली जाती है। जब उसको शौहर से वफ़ा नहीं मिल रही, तो इसका ये मतलब है कि उन लोगों का किरदार इतना अहम है नहीं, हमने उनको बना लिया है कि बस सिर्फ तुम ही कर सकते हो। ये उस चीज़ का जवाब है कि जब आप साइकोलॉजिकली सब जगहों से हार जाते हैं तो आप बाबा जी बंगाली के पास चले जाते थे, मेरे ते मियाँ ते मेरे ते काला जादू हो गया, तो हम तुसी सारा कुछ कर सकते, तो अलावा तो कोई कुछ कर नहीं सकते। जी ठीक है। लोगों में अक्सर आदत पाई जाती हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं। इसी तरह कुछ कम सोते हैं, कुछ ज़्यादा सोते हैं। और इनमें से किसके ज़्यादा चांसेस होते हैं वो दिमागी मर्ज में मुब्तला होने के? अच्छा, पहली बात तो ये कि जब हम ज़्यादा सोते हैं
ठीक है, आपके इस सवाल का जवाब दे देती हूँ, या पहले खाने का दे दूँ, आप बता दें, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। इस तरह होता है, आप याद रखिए हमारी दोनों एक्टिविटीज़ जो है ना वो पैरेलल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा जो लोग ज़्यादा खाते हैं वो ज़्यादा सोते हैं, और हाँ बड़े बूढ़े ये भी कहते हैं कि जो सोता है वो खोता है। खोता दो सूरतों में भी हो सकता है ना, वो खो भी देता है वाकई। या तो आप रात भर खाते रहे हैं और आप सुबह के टाइम सो रहे हैं 5-6 बजे, तो आप सारा दिन सोते रहेंगे, तो जो वक्त है वो आपने खो दिया। ठीक है, अगर आप बैलेंस डाइट रखेंगे, सुबह 7 बजे नाश्ता करें, 10 बजे आप ग्रीन टी ले लें, 11 बजे फिर आप एक और कोई फ्रूट ले लें, 1 बजे आप लंच कर लें, 3 बजे आप सैलड ले लें, 5 बजे फिर आप टी ले लें, और 7 बजे से पहले 6 के 7 के दरमियान आप डिनर कर लें। आप यकीन करें आपकी नींद और आपकी डाइट बैलेंस हो जाएगी। ज़्यादा सोने का मतलब ये भी होता है आप फजूल में एक्स्ट्रा ड्रग्स ले रहे हैं, आप आइस कर रहे हैं। आइस लेने वाला बंदा पहले 3-4 दिन तक बहुत सोता रहता है या बिल्कुल जागता रहता है, या जब नशा उतरना होता है उसका, जब वो टूट रहा होता है, उसकी वो चीज़ ख़त्म हो रही होती है, उसको दोबारा चाहिए होती है, तो वो 4 दिन तक बहुत ज़्यादा सो